learners, welcome to all. Now today we will cover our new topic unit 4 which is on directing. So it's a very important topic for exam point of view. अब हम यूनिट 4 के बारे में डायरेक्टिंग बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डायरेक्टिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ गाइडिंग अ फिल्म प्रोडक्शन वीडियो प्रोडक्शन. इट इन्वॉल्व्स कोलैबोरेटिंग विद टीम प्रोफेशनल टू ब्रिंग अ स्क्रिप्ट ऑफ लाइफ टू लाइफ. डायरेक्टिंग देखो क्या होता है. डायरेक्टिंग हर एक चीज का पार्ट है. डायरेक्टिंग में आपकी हर चीज आ जाती है. लाइक आपने जो भी प्लान बनाया है, जो भी आपने एग्जीक्यूट करना है, अब उसको डायरेक्ट करना है कि भाई कैसे कैसे जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. मान लो आपने प्लान बनाया कि मेरे को 10,000 प्रोडक्ट की सेल करनी है, मेरे को इस साल सेल जाएगी मेरी 10,000 जाएगी. तो उसके लिए जो आपने प्लान बनाया है उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि किस वे में, किस तरीके से जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका प्लान है वो वर्क करेगा. सो नाउ वी विल लुक आफ्टर व्हाट वी विल क्या क्या हम चीजें आज करेंगे इस टॉपिक में. सबसे पहला जो हमारा है डायरेक्टिंग के कंसेप्ट, प्रिंसिपल, टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन. फिर लीडरशिप, स्टाइल, मोटिवेशन, इसके फिर सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन. सो नाउ विल कवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग. तो जो पहला है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि आपको एक सबऑर्डिनेट है, उसी की तरफ से कमांड आ रही है, उसी की तरफ से ही ऑर्डर आ रहा है. क्योंकि अगर ज़्यादा सबऑर्डिनेट होंगे, ज़्यादा आपके बॉसेस होंगे, तो माइट भी सबऑर्डिनेट गेट कंफ्यूज कि भाई मैं इसका ऑर्डर मानूं, उसका ऑर्डर मानूं, तो बंदा काम ढंग से कर नहीं पाएगा. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन हमेशा एक वे में होनी चाहिए. ये नहीं कि बंदा इधर से भी ऑर्डर आ रहा है, इधर से भी ऑर्डर आ रहा है, अब वो सेल भी करना है, उसको प्रोडक्शन भी देखना है, तो वो नहीं कर पाएगा. तो डायरेक्शन उसको एक ही वे में होनी चाहिए, एक ही तरफ होनी चाहिए. डायरेक्टेड सुपरविजन, ये एक टेक्टिक लेवल का काम है. जो टेक्टिक उसमें आएगा मिडिल लेवल में कि भाई जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर ध्यान रख रहा है कि भाई हाँ ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बंदा जो भी आपका सबऑर्डिनेट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर कुछ गलती कर रहा है तो उसमें क्या वो चेंजेस कर दे या उसको क्या बता दे कि भाई ये गलत है, इसको सही करो. अप्रोप्रिएट लीडरशिप. लीडरशिप हमेशा अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. ये नहीं आप कहीं बायसनेस कर रहे हो या किसी को कुछ और काम दे रहे हो, उसके इंटरेस्ट का काम दे रहे हो, किसी को बिना उसके इंटरेस्ट का काम दे रहे हो, जस्ट फॉर अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए. नेक्स्ट इज फॉलो अप. आपको फॉलो अप बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे आप चेंजेस करते जा रहे हो, जैसे जैसे डायरेक्शन, जैसे जैसे प्लानिंग बढ़ती जा रही है, तो वो फॉलो अप भी लेना है कि हाँ भाई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जा रही है, नहीं जा रही है. नेक्स्ट है हमारा हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव. हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि जो आपकी डायरेक्शन है, जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हो, डायरेक्टिंग दे रहे हो, वो एक इंडिविजुअल की और कंपनी की सेम होनी चाहिए. ये नहीं कि भाई मैं अलग डायरेक्शन में चलूंगा, तुम अलग में आओ. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. कि मतलब उनका जो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, मैच होना चाहिए डायरेक्शन का, वो एक कॉमन गोल के ऊपर होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक ऑफ डायरेक्टिंग. कि भाई क्या क्या टेक्निक है जिससे डायरेक्टिंग हमारी अच्छी हो सकती है. इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू सबऑर्डिनेट. अपने ऑर्डर्स करेक्ट वे में दो अपने सबऑर्डिनेट्स को. जो भी आपको ऑर्डर देना है, जो भी आपको इशू करना है, वो एक करेक्ट वे में दो, उनको सही से बताओ. कम्युनिकेशन एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ढंग से फ्लो कम्युनिकेशन होना चाहिए. एक बार आपने अगर कोई चीज़ समझा दी है, कोई चीज़ बता दी है, तो अपने सबऑर्डिनेट से पूछ भी लो कि भैया तुम्हें समझ आया नहीं आया. अगर नहीं आया है तो दोबारा पूछ लो. नेक्स्ट इज सुपरविजन इन ऑल ओवर मैनर. ओवरऑल मैनर में आपको सुपरविजन होना चाहिए कि भाई आपके जो भी हायरार्की चल रही है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, जो भी हायरार्की चल रही है, वो ढंग से सुपरविजन आपको करना है कि हाँ भाई चीज़ें ढंग से हो रही है, नहीं हो रही है. उनको जो भी आपने काम दिया है, जो भी डायरेक्शन दी है, वो सही वे में एग्जीक्यूट हो रही है, नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है. मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करो, चाहे रेम्युनरेशन देके, चाहे मॉनेटरी में या नॉन मॉनेटरी में. क्योंकि जब तक अगर एक आपका एम्प्लॉय, एक सबऑर्डिनेट अगर मोटिवेट इनफ नहीं होगा, अपने काम की तरफ डेडिकेट नहीं होगा, तो कैसे वो आगे एक एफिशिएंट वर्कर बन पाएगा, कैसे वो कंपनी का गोल अचीव कर पाएगा. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लीडरशिप. एक ट्रू लीडर क्या एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर पाएगा, एक अच्छा प्लान बना पाएगा, एक अच्छा एक फॉर्मेट बना पाएगा, जिससे कि उनको, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको चीज़ें समझ में आए समझ में आए कि भाई कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग विद सबऑर्डिनेट. अपने सबऑर्डिनेट से जरूर कम्युनिकेट करो. डेली फॉलो अप लो, डेली प्लान लो कि हाँ भाई आज तुमने जो भी मैं तुम्हें ऑर्डर दिया था, जो भी तुम्हें प्लान दिया था, जो भी काम दिया था, वो तुमसे समझ में आया नहीं आया, आज का क्या रिपोर्ट है, क्या है. तो उससे आपको एक हायरार्की पता लगेगी, एक फ्लो पता लगेगा कि हाँ जो आपने हायरार्की में काम चल रहा है वो ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रिवॉर्डिंग इफेक्टिव पीपल. एक तो आपके
ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। हर चीज़ एक डिसिप्लिनरी अप्रोच से कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कोई भी आके रैंडमली कुछ भी करके जा रहा है। और जो बंदा कुछ अच्छा काम कर रहा है, अगर जो अपना गोल अचीव कर रहा है, अपना टारगेट अचीव कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस बेटर कर रहा है, उसको रिवॉर्ड भी ज़रूर है देना है। क्योंकि भाई रिवॉर्डिंग देंगे तो एम्प्लॉय को लगेगा हाँ भाई दे आर समथिंग, दे आर द बिगेस्ट एसेट फॉर द कंपनी। उनको समझ में आएगा, उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन जो है वो साथ साथ चलता रहता है। जैसे कोऑर्डिनेशन इन द एनर्जी दैट कनेक्ट ऑल द अदर फंक्शन मैनेजमेंट, इट इज द कॉमन स्ट्रैंड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्शन सच एज प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस एंड सेल टू एंश्योर preach unity in the functioning of establishment. Coordination seldom demand a separate role of management. Coordination क्या होता है? Coordination जैसे आपका परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तीनों साथ में एक काम कर रहे हैं, एक सिनर्जी में काम कर रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेशन जब काम होकर चलेगा तो कंपनी के लोगों को समझ में आएगा उनका गोल क्या है। एक कोऑर्डिनेट करके काम चलेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि भाई आज प्रोडक्शन में ये काम हो रहा है तो परचेज वाले को क्या करना है, अगर ये खरीदने नहीं करना। अगर प्रोडक्शन इतना हो गया है, इतनी सेल हो गई है, मार्केटिंग में इतना सेल खर्चा हो गया, तो फाइनेंस वाले को पता लगेगा कि भाई हाँ इतना खर्चा हो गया, अब नया बजट लगेगा। तो एक कोऑर्डिनेशन सबके, एक सारे मैनेजमेंट के बीच में जब कोऑर्डिनेशन होकर चलता है तो उनको समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है। एक्चुअली में प्रॉपर उनको समझ में एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल टू अनदर स्लाइड इज लीडरशिप स्टाइल। ये जो टॉपिक है भाई अराउंड 5-10 नंबर का तो आता ही आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। हमारी 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर, ट्रांसफॉर्मेशनल। बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी वे में समझ में आएगा। डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है कि जो लीडर होता है वो अपने सारी टीम से, सबऑर्डिनेट से, उनसे बातचीत करके फिर एक उस पे आता है, एक अपना जो भी उन्हें डिसीजन लेना है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, ये कोलैबोरेटिंग डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें सब लोग मिल के एक तरीके से डिसीजन लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर आप नए नए लोगों से डिसीजन ले रहे हो, नए नए कुछ उनसे आइडिया आ रहा है, तो आपको पता होता है कि हाँ भाई चलो कुछ फ्रेश टैलेंट है तो वो कुछ नया लेके आएगा, या क्या जिसकी एक्सपर्टीज है वो कुछ नया बताएगा। तो उससे चांसेस जो है एक डिसीजन के, वो थोड़े से डिसीजन मेकिंग के हाई होते हैं, अच्छे होते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, जो सारे डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल लेता है, मिडिल लेवल की वो सुनता नहीं है, ना लोअर लेवल सुनता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थोड़ा सा काइंड ऑफ डिक्टेटर कह सकते हो, या उनको नहीं पसंद कि भाई वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ही पसंद करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की एक सबसे बड़ा इशू ये है कि भाई उसमें डाइवर्सिटी नहीं आती, एक न्यूनेस नहीं आता, कोई नया कंसेप्ट नहीं बन पाता ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। क्योंकि एक ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा है, गलत हुआ तो उस पर, सही हुआ तो उस पर, तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं। नेक्स्ट इज लेजिस्फेयर। ये जो हो गया है, ये अब एक तरीके से मॉडर्न लीडरशिप स्टाइल हो गई है, जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है कॉर्पोरेट्स में। लीडर प्रोवाइड मिनिमल गाइडेंस एंड अलाउ टीम मेंबर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। लीडर जो है वो छोड़ देता है कि भैया थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन बता दी, काम क्या है कैसे क्या है, अब आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट में काम करो। लेजिस्फेयर में जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉयज है, बहुत अपने कंफर्ट में आके काम करते हैं, कंफर्ट जोन में, कि ठीक है भैया ये ऐसे है, ये ऐसे, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। पर इसमें ये भी है कि कई बार इसका लोग फायदा भी उठा लेते हैं कि हाँ भाई चलो दे दिया, कर लेंगे, हो जाएगा। बट थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि अगर लेजिस्फेयर आप अप्लाई कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको थोड़ा सा उनसे फॉलोअप लेना पड़ेगा। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारे ही ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये सबको एक मिला के ही एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा डिसीजन बन सकता है। लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल। लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट्स टीम मेंबर टू अचीव शेयर्ड गोल्स। भाई लीडर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है कि क्या नाम है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है कि उनका एक बेटर वर्जन बन पाए, कुछ वो इन्फ्लुएंस हो पाए, कुछ उनसे इंस्पायर हो पाए। तो वो जो लीडरशिप होती है उसमें वो बनता है कि हाँ भाई अब आप मेरे से कुछ मोटिवेट हुए हो, आपने कुछ सीखा, तो उसके लिए आप कैसे अपना जो सीखा है उसको कैसे अप्लाई करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक लीडर ये भी करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लीडरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव में। विजन एंड डायरेक्टर। लीडर सेट द ओवरऑल विजन एंड गाइड द प्रोडक्शन टुवर्ड्स इट्स गोल।
विजन एंड डायरेक्शन क्या कि जो भाई लीडर होता है वो एक क्या करता है, एक गोल बनाता है, एक पाथ बनाता है, एक विजन देता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि भैया तुम्हें ऐसे ऐसे करके ये पाथ फॉलो करोगे तो आपका जो आपका गोल है वो अचीव, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव हो पाएगा। आप अपने आप को कुछ प्रोडक्टिव बना पाओगे, अपनी स्किल्स इनहेंस कर पाओगे। कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, लीडर क्या करता है, एक जो टास्क होता है ग्रुप के अंदर, जो टास्क होता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में टास्क चल रहा है ग्रुप में, उसमें क्या करेगा भाई, वो एक कोलैबोरेशन बनाएगा कि भाई कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब एक दूसरे की हेल्प करने चाहिए। भैया मैं तेरे से सीख रहा हूँ, तू मेरे से सीख, जो तुझे नहीं आता मैं तुझे बताऊंगा, जो मुझे नहीं आता वो तू मुझे बता। अच्छे से बेटर कम्युनिकेट होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, जिससे कि एक पॉजिटिव एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होगा। मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, लीडर मोटिवेट एंड इंस्पायर द टीम टू डिलीवर देयर बेस्ट वर्क। सिंपल पॉइंट है कि भाई अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करो, इंस्पिरेशन दो कि हाँ आप ये कर सकते हो, या उनके लिए कोई आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि भाई ये नया कुछ आया है, जैसे एआई अब आ गया है तो उनके लिए ट्रेनिंग अप्लाई कर दो कि भाई एआई आया है, आप इसके लिए नया सीखो, नई कुछ सीखो, नए नए जो टूल्स आए हैं, स्टिमुलेशन आई है, वो सब सीखो, ताकि आपको पता लगे कि भाई क्या क्या आप चीज़ें नई नई अप्लाई कर सकते हो इस मॉडर्न वर्ल्ड। हमारे नेक्स्ट स्लाइड है अब मोटिवेशन कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड थ्योरी। मोटिवेशन का कंसेप्ट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और थ्योरीज। देखो थ्योरीज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कई सारी थ्योरीज कवर करी है, हमने पहले भी कवर करी है, तो आप देख सकते हो कि एक जो मैनेजमेंट का इसका एग्ज़ाम आता है उसमें थ्योरीज भी कई बार पूछी जाती है, केस स्टडीज़ में पूछी जाती हैं, तो उसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से रीड आउट कर लेगा तो अच्छा रहेगा। कंसेप्ट, मोटिवेशन इज द फोर्स दैट एनर्जाइज डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको कुछ ऐसा करना, रेमुनेशन देना कि जिससे वो कंपनी की तरफ डेडिकेटेड रहें, इन्फ्लुएंस रहे, इफेक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे। इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की, अगर जो एम्प्लॉय है वो आपको मोटिवेटेड इनफ है, सो देयर परफॉर्मेंस विल बी एनहांस, दे विल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, their engagement, job engagement, performance engagement will be more, task engagement will be high, their job satisfaction will be good, they have a job security also, they know that organization will give us a fruitful result if we give them a good result. थ्योरीज है, हम इसमें कवर करेंगे मैस्लो की हायरार्की थ्योरी, हर्सबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। नाउ वी विल मूव फर्दर टू मोटिवेशन थ्योरी। तो सबसे पहली जो थ्योरी है मैस्लो हायरार्की थ्योरी, ये ऐसे चलेगी बॉटम टू टॉप। एक इंसान को सबसे पहले क्या नीड होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो कि कंसिडर होगी फिजिकल नीड्स में। भाई फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, एक सिंपल सी बात है, उसको एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, प्रोडक्शन। रोटी कपड़ा मकान, फूड, शेल्टर, क्लोथ सबसे बेसिक वर्ड है, सबसे बेसिक चीज़ है जो एक इंसान को होती है। तो इसमें जो मैस्लो ने कहा था कि जो मोटिवेशन थ्योरी होती है, इंसान कैसे मोटिवेट हो सकता है, तो सबसे बेसिक जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है। नेक्स्ट टू सेफ्टी नीड्स, कि उसको एक जॉब में जा रहा है, उसको सेफ्टी क्या भाई, उसको पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, रिसोर्स, हेल्थ, प्रॉपर्टी की क्या नाम है, उसको पता लगना चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कि उसको जॉब सिक्योरिटी है। ये नहीं कि आज उसके पास जॉब है कल उस पर जॉब नहीं है, तो एक जॉब सिक्योरिटी तो एक हर एम्प्लॉय के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लव एंड बिलोंगिंगनेस, भाई इंसान कब तक अकेला रहेगा, उसको थोड़ा लव एंड बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, जैसे फ्रेंडशिप, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट है हमारा एस्टीम। एस्टीम होता है कि भाई इंसान के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको एक स्टेटस मिलना चाहिए, उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो काम अच्छा कर रहा है। उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स उसको पता होना चाहिए कि हाँ भाई जो वो कर रहा है, जो जिस चीज़ के लिए पर्पस उसके लिए है, जिस चीज़ के लिए वो है, उसको वो चीज़ अचीव हो रही है, या उसको वो रिकग्निशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये सब चीज़ें उसको मिलती है तब वो जाके एक मोटिवेटेड रहता है, अदरवाइज दे माइट बी नॉट इफेक्टिव एज मच एज दे कैन। नेक्स्ट है हमारी, तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो भी सकता है और नहीं भी सकता। मतलब कोई चीज़ इतना
इफेक्टिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, मतलब वो किसी के लिए हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर किसी ने कोई चीज़ अचीव करी, कोई अचीवमेंट मिली उसको, तो उसको रिकग्निशन मिलना चाहिए। अगर उसने कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई ग्रोथ, कोई स्किल सेट नया अचीव करा है, तो उसको वो रिकग्निशन मिलना चाहिए। तो उससे जो एम्प्लॉयज़ है वो मोटिवेट होता है, मोटिवेटेड इनफ होता है कि हाँ भाई कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मेरा कुछ इम्पोर्टेंस है, मेरे को कुछ रिकग्निशन मिल रही है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे नहीं कि चलो भाई ठीक है, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। एक सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हाइजीन। जैसे कि भाई वर्किंग कंडीशन कैसी है, कि अगर भाई अगर मान लो वर्किंग कंडीशन जैसे वॉशरूम है, अगर वॉशरूम सा क्लीन नहीं है, माइट भी उसका मूड खराब हो सकता है, वो काम ढंग से ना करे, बट अगर वो क्लीन होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हसबग ये कहना चाह रहे थे कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर ना हो तो उससे फर्क पड़ता है, अगर होगी तो उससे कोई ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर वो चीज ना हो अप्रोप्रिएट वे में, कि अगर मान लो अगर वॉशरूम है, आपके ऑफिस में वॉशरूम है, अगर वो क्लीन नहीं है, उससे बंदे का मूड खराब हो सकता है कि भाई कैसा एनवायरनमेंट है, वॉशरूम तो क्लीन नहीं है। अगर क्लीन है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बेसिक चीजें तो होनी चाहिए। तो जैसे ये है हाइजीन में, रिलेशनशिप विद पीयर्स, उनसे अच्छे पीयर से अगर अपने अच्छे रिलेशनशिप होते हैं तो वो एक काम में मन लगता है कि हाँ भाई ठीक है, लोग मेरे से बात करते हैं, मेरे पास आते हैं, कुछ काम होता है, मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। कंपनी पॉलिसी अच्छी है। फिजिकल वर्क प्लेस, हम वर्किंग कंडीशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और नॉट, जो भी अप्रोप्रिएट प्राइस है, जो भी वहाँ पे एक फिक्स्ड है कि हाँ भाई इतनी सैलरी मिलती है, तो वो सबको एक इक्वल सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है। जॉब सिक्योरिटी, सुपरविजन की हाँ भाई ठीक है, सबको ढंग से देखा जा रहा है नहीं देखा जा रहा है। नेक्स्ट है हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि भाई जो कस्टमर, कई बार क्या होता है एम्प्लॉय जो चीज़ एक्सपेक्ट करता है और उसको वो अगर नहीं मिलती है तो वो मोटिवेट नहीं होता, वो एक नेग्लेक्ट फील करता है कि हाँ भाई अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैंने ये चीज़ करी है और ये अच्छे से करी है और इसका मुझे रिकग्निशन या रिवॉर्ड मुझे कुछ मिलना चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं मिलती है ना तो बॉस लिटरली बंदा कहता है कि यार मैं क्यों हूँ मैं यहाँ पे। तो एक एक्सपेक्टेंसी जब जब एक एम्प्लॉय की बनती है हमसे, तो वो सोचता है कि हाँ भाई मुझे ये करना है और मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो वो फिर थोड़ा सा डाउनग्रेड में आता है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन टेक्निक्स फॉर डायरेक्टिंग। आप कैसे किसी को मोटिवेट कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था 2 तरीके से आप मोटिवेशन को बाइफरकेट कर सकते हो, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, इफ दे वांट अ मॉनेटरी रिकग्निशन दे गेट मोटिवेट विद मॉनेटरी फंड, और नॉन मॉनेटरी फंड भी कैन मोटिवेट। तुम्हारा वर्ड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, आप रिवॉर्ड दो, रिकग्निशन दो उनको, उस तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। आप उनको बोनस दो, सैलरी में इंक्रीमेंट करो, उससे बंदा मोटिवेट होता है। गोल सेटिंग में एस्टैब्लिश क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस, टू फोकस कि भाई उसको जो हमारा गोल सेट हुआ है उसको उसके बारे में बताओ, कैसे अचीव होगा, कैसे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एनहेंसमेंट करो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट करो, उसके जैसे जो भी नया मार्केट में कुछ नई चीज़ें आ रही है, अगर कोई हम कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी नया कुछ लेके आ रहे हैं, अगर वो उससे अवेयर नहीं है तो उसको बताओ उसके बारे में। जैसे अब AI आ गया है तो सबको पता है भाई AI के बिना नहीं चल पाएगा, तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आप ट्रेन करना चाहते हो, वेल ट्रेन करना चाहते हो कि हाँ भाई अच्छे से जो मोटिवेशन गोल है इनका, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अच्छे से अचीव करें, तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, लर्निंग, ट्रेनिंग, एडवांसमेंट, फीडबैक, कम्युनिकेशन। फीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई आप अपने एम्प्लॉय से फीडबैक लेते रहो कि हम जो कर रहे हैं आपको वो चीज़ कैसी लग रही है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जो हमें एम्प्लॉय अब क्या फीडबैक है हमारी कंपनी की तरफ। क्योंकि भाई जब एम्प्लॉय एक कंपनी में फीडबैक बेकार देगा, अगर वो दूसरी जगह जाएगा फिर वो वर्ड ऑफ माउथ करते, बैड ऑफ वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा। तो उससे कम्युनिकेट करो, उससे फीडबैक लो। अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता है या कोई इशू है तो उसको क्लियर करो कि भाई ना वो इशू राइज हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग, कि भाई एक जो आप डायरेक्शन दे रहे हो उसमें कम्युनिकेशन आप कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। तो पहला है क्लियर एंड कंसाइज। योर कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज, शॉर्ट एंड क्रिस्प, कि भैया जो आप बोल रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को समझा रहे हो उसको समझ आना चाहिए। एक तो क्लियर वर्ड में बोलो, आप जो भी वर्ड लैंग्वेज यूज करो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, जो भी आपके एम्प्लॉय समझते हैं वो समझाओ, उनको बताओ, क्लियर बताओ, क्लियर कट शॉर्ट में बताओ कि भाई ये टास्क है, ये ऐसे ऐसे है और आपको ये करना है। तो एक सिंपल सी बात है, क्लियर एंड कंसाइज में बताओ।
एक्टिव लिसनिंग, पेइंग अटेंशन टू अदर पर्सपेक्टिव एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन। ये एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकता हूँ कि भाई जब भी आपका सीनियर बॉस जो भी आपको कुछ बता रहा है, कुछ आपको कुछ कह रहा है, तो उसकी चीज़ का अटेंशन दो, और अगर आपने उसको नहीं सुना है तो उनसे दोबारा पूछ लो। ये नहीं कि हाँ सर मुझे समझ आ गया है मैं कर दूंगा, बाहर निकले अबे भाई क्या बोला था समझ ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ है, कोई इशू है कि भाई नहीं सुना, कुछ भी था XYZ, तो उनको बता दो। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल फीडबैक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट से फीडबैक लो, और अगर आपको जैसा वो फीडबैक देते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करो। वो बोलते हैं कि हाँ भाई ये आप सर आप मुझे दोबारा समझा दो, हमें ऐसे समझ नहीं आता, मैं ऐसे बता दो, हमें पिक्टोरियल वे में बताओ या हमें ग्राफ वे में बताओ, जैसे बोले वैसे समझा दो। फीडबैक क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, अगर वो समझेंगे नहीं फीडबैक उन्हें, अगर आप उसको, और फीडबैक वो जो भी दें उसको एक लर्निंग के वे में लो। ये नहीं कि मेरे बारे में गलती निकाल रहे हैं, ये एम्प्लॉयज़ भी करते हैं कि भाई अगर उन्होंने आपके बॉस ने गलत फीडबैक तो वो देगा नहीं, अगर कोई थोड़ा नेगेटिव बोल दिया कि हाँ भाई ये आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, उसको ऐसा नहीं, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना है कि मतलब कि आपको नेक्स्ट टाइम आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई उससे की लर्निंग्स लो, उसको एक नेगेटिव वे में दो कि मेरी बेइज्जती कर दी क्या कर दिया। तो एक फीडबैक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ हमारी ये जो स्लाइड है खत्म होता है, टॉपिक हमारा खत्म होता है। डायरेक्टिंग सिंपल है, इजी क्रिस्प शॉर्ट टॉपिक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा ध्यान रखने ज़्यादा कि कैसे क्या ये क्वेश्चन, इनमें से मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपका सारा एक जो PPT स्लाइड थी वो कवर हो गई है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आते हैं, तो बट आपको एक सिंपल सा कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है।